चलो भी शुरुआत करते हैं, है ना। 20 तक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए डाल दिए थे, तो अब स्टार्ट करेंगे। किसके? दिल्ली पुलिस के 2023 के क्वेश्चन हैं। तो देखो भाई, इनको कैसे करना है, प्रैक्टिसिंग करो, है ना। और भी वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल पे देखने को मिल रही हैं, तो पहले आप इसकी बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको 21 को। चलो आप ट्राई करके देखो कैसे करोगे आप। हाँ भाई, देखो, इसने बोला कि यदि मलय 300 प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है और उसे 25 रुपये 100 ग्राम की दर से बेच देता है, तो उसके पास मतलब क्या होगा, लॉस प्रॉफिट क्या होगा, ये देखना है। तो एक चीज बताओ आप मुझे, 1 किलोग्राम 300 का खरीदता है, तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वो 300 रुपये का उसने खरीदा, तो ये उसके लिए सीपी हो गया, है ना। और उसने 100 ग्राम 25 रुपये का बेच दिया। अब 100 ग्राम अगर 25 रुपये का बेचेगा यहाँ से, तो आप यहाँ भी ना, ये एसपी है, तो यहाँ भी आप 1000 ही कर लो, और 1000 करोगे तो आपको 10 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सिंपली हो गया कि 300 की चीज आप कितने रुपए की बेच रहे हो? 250 रुपए की। तो आपको क्या हो रहा है? डेफिनेटली आपको क्या हो रहा है भाई? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 50 का लॉस हो रहा है। कहाँ से लॉस हो रहा है? 300 से लॉस हो रहा है इंटू 100। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 16.66% का आपको क्या हो रहा है? लॉस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 16.66, मतलब 67% का लॉस, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करना है? सीपी और एसपी को इक्वल करना है, ये कंसर्न है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। देखो बताओ कैसे करोगे। 22 को पढ़ो और बताओ क्या कंसर्न है। 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 इकाई कार्य करते हैं, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एमडीएच का यूज होगा। 25 आदमी 15 घंटे 8 दिनों में कोई 5 काम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब 12 आदमी 20 घंटे, है ना, 10 इकाई काम कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सवाल है, तो कर लीजिए जरा इसको। 5 से आप 2 बार कट कर सकते हैं, 2 से 10 बार कट कर सकते हैं, 5 से 3, 5 से 2, 2 से 4, 4 से 3 और 3 से 3 खत्म। तो आपके कितने दिन लगेंगे? 25 दिन। काफी आसान है, सीधे एमडीएच का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को समान त्रिज्या वाली 8 ठोस गोलाकार गेंदों में, तो वो एक बड़ी गेंद थी, ठीक है, और जो कि कितनी थी? 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली थी। इससे आपने छोटे छोटे गोले बना दिए, है ना। छोटे छोटे कितने बनाए टोटल? 8, ठीक है, तो 8 ही बना लेते हैं लोग। बन गए क्या 8? हाँ 8 बन गए। तो ये पूछ रहा है कि इनकी रेडियस क्या होगी। देखो, जब भी बात आती है माउल्डेड, या हिंदी में अगर हम बात करें पिघलाना या ढालना, तो मतलब दोनों के क्या बराबर होंगे? वॉल्यूम बराबर होंगे, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूँ गोले का वॉल्यूम क्या होता है। इसका गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई 20 का क्यूब। और 8 गोले, और इनका आपको नहीं पता रेडियस, तो आर मान लेता हूँ, तो इसका भी यही होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। अब देखो 4/3 पाई से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 20 का क्यूब है, तो 20 का क्यूब अगर आप जान दें तो 20 × 20 × 20, और नीचे आएगा 8 × 8 × 8। 4 से आप कट कर सकते हैं, 5/2, 5/2 और 5/2, और इधर चल रहा है आर का क्यूब। तो आर के क्यूब की वैल्यू आ गई 5/2 का क्यूब। तो आर की वैल्यू आ गई 5/2। कुछ कह रहा है रेडियस ही पूछ रहा है, तो रेडियस क्या आ जाएगी? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं, ठीक है, रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 5 5 5 5, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक चल रहा है। हाँ यही वैल्यू आएगी भाई, कुछ गड़बड़ क्या है? 5/2 तो 2.5 ही आनी चाहिए, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? नहीं बिल्कुल ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई। सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है। 20 3 बार आएगा, और 8 तो अच्छा, 8 3 बार क्यों आएगा? एक गड़बड़ हो गई ना। 8 3 बार क्यों आएगा?
रुको, एक गड़बड़ हो गई छोटी सी। 8 3 बार नहीं आएगा, 8 तो एक ही बार आएगा भैया, 8 3 बार नहीं आएगा। तो ऊपर है 20 का क्यूब और नीचे हो जाएगा 8, मतलब 2 का क्यूब, और बराबर चल रहा है आर का क्यूब। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 20/2, और इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगी 10, है ना। तो 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ो। मीरा ने एक बैग को 10% की छूट देकर 5% का लाभ कमाया, ठीक है ना। तो अगर बैग का अंकित मूल्य एक 1050 है, तो आपको बताना है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखो, मीरा ने प्रॉफिट कमाया 5% का, प्रॉफिट मिल गया इसको 5% का, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है बताओ, 10% का, और एमपी दे रखा है आपको 1050 का। तो सीपी पूछा है ना। ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पर। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो डिस्काउंट देंगे तो एमपी का 9/10 हो जाएगा। प्रॉफिट किस पे लेते हैं आप, सीपी पर। और प्रॉफिट 5% का मतलब क्या है, 1/20। तो प्रॉफिट लेंगे तो चीज कितनी हो जाएगी, 21/20। और जब डिस्काउंट लेते हैं और जब आप प्रॉफिट लेते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों ही एसपी होते हैं। क्योंकि अगर आप एमपी पर डिस्काउंट देंगे तो भी एसपी आएगा, और अगर आप प्रॉफिट लेंगे सीपी पर तो भी एसपी आएगा। एमपी की वैल्यू 1050 दे रखी है ना। तो इससे आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा बताइए, है ना, 0 से 0 खत्म। आप 21 से काट सकते हैं 5 बार, मतलब 50 बार, तो 900 आ गया। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 900। तो 900 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। प्रॉफिट, डिस्काउंट और एमपी का कंसर्न क्या है, ये आपको समझना है। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग बताना है। तो सबसे पहले 20 और 30 के बीच में कौन कौन सी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। देखो, 21 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, कट जाते हैं। जो नंबर नहीं कटते हैं वो प्राइम होते हैं। 23 हो सकता है, 24 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 26 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता, 29 हो सकता है। तो इनका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर आएगा 529, और इसका स्क्वायर आएगा कितना, 29 का 81 हो गया, 4 हो गया, एक 14, 841। हाँ, 841 आएगा क्या, हाँ देख ले, हाँ 841 ही आएगा, देख लेते हैं। 841 आएगा। तो इसका कितना आएगा, 841। बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ आपको ये समझना है कि आपको प्राइम नंबर ढूंढने हैं। अब 20 और 30 के बीच में प्राइम नंबर ढूंढने कैसे, तो ढूंढने का सिंपल फंडा यही है कि आप उसमें ऐसी वैल्यू देखिए जो किसी से नहीं कटती, तो वो प्राइम नंबर आपके हो जाएंगे, और फिर आप आगे की तरफ मूव कर जाओगे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज बताना है आपको इसका, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू नॉर्मल होती तो आप इसका एवरेज तुरंत बता देते, बट ये वैल्यू नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल से मेरा क्या मतलब है, नॉर्मल से मेरा ये मतलब है कि इसमें स्क्वायर्स हो रहे हैं, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू 9 के स्क्वायर को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये एवरेज आ जाएगा, है ना। एवरेज क्या होता है, सभी का सम और जितने वो हैं उससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न है कि आपको ये नहीं पता कि ऊपर वाले का सम क्या आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 9 के स्क्वायर, या फिर अगर यहाँ पर 9 की जगह मान लो n होता, तो इसका फॉर्मूला होता है n, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे जो n है वो 9 है। अब आप रख दीजिए इसमें फॉर्मूले में, तो 9, 9 और 1 10, 18 और 1 19, नीचे 6 आ रहा है, और नीचे वाला 9 भी आ रहा है। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया ऊपर, है ना। सॉल्यूशन कर देते हैं, 9 से 9 खत्म, 2 से 5, 2 से 3, 95/3। तो 3 3 9, 3 एकम 3, 31 सही 2/3। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 31 2/3। इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चार संख्याएं इतने का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, है ना। तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। देखो, एक तो बेसिक तरीका होता है एलसीएम निकालने का, जैसे आप 15, 35, 42 और 72 वैसे ऐसे कर सकते हैं, ये वाला तरीका। क्लियर, कि 5 से काटा, ये सब। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ।
आप ना 15 और 35 का एक साथ कर सकते हैं, और 42 और 72 को एक साथ ले सकते हैं। तरीके हैं करने के। अगर हम 5 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। और अगर मैं इसमें 6 कॉमन ले लेता हूँ तो 6 सत्ते 42 और 12, कुछ इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। मतलब मैं इनका अलग ले रहा हूँ और इनका अलग ले रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ। आप और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन ये तरीका है। ये अंदर वालों का अब 21 आ जाएगा, 21 की 5 में गुणा करनी पड़ेगी, 21 पंजे। और अंदर वालों को आ जाएगा 84, तो 6 इंटू 84। ठीक है, इनकी बात हो गई। तो यहां से अगर आप नोटिस करें तो ये 105 आ गया, और ये आपका आ गया 6 चौक 24, 2 6 48 और 2 504। अब इनमें कुछ कॉमन है, हम देख सकते हैं। जैसे कि हमें वैसे दिख ही रहा था कि इनमें 21 कॉमन है, वो यहीं से दिख रहा था। ठीक है ना, तो 21 इनमें कॉमन ले लेते हैं। ये 5 बार गया और ये 24 बार गया। अब इनका एलसीएम क्या आएगा अंदर वालों का? इनका एलसीएम क्या आएगा? 120। 21 गुणा 120, आप ऐसे कर सकते हैं। 12 कम 12 तो 2520, तो आंसर कितना आ गया? 2520। अब ये तरीका बहुत सारे बच्चों को समझ में कम आएगा, तो आप बेसिक तरीके पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, इसका निकालने का। कि 5 से कट करिए, 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, इस तरीके से। फिर आप 3 से कर सकते हैं, है ना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। फिर आप 7 से कर सकते हैं, फिर आप 2 से कर सकते हैं, और फिर 12 आ जाएगा। अब इनकी गुणा कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 210, 210 गुणा 12। तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट वो ये सोचने का नजरिया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे आप करिए। क्योंकि पेपर में आपके समय का बहुत ज्यादा कंसर्न है नहीं, ठीक है ना, तो इस बात पर फोकस करना है। चलो इसको ट्राई करते हैं। आपको बताना है 256, 136 और 436 का HCF क्या होगा। तो देखो 256 दे रखा है, 136 दे रखा है, और 436 दे रखा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंसेस निकालने हैं, है ना। तो पहले आप सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस निकालेंगे, तो माइनस कर लेते हैं। 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2, और 120 आ गया। और इधर डिफरेंस कर लीजिए, 0 0, और ये आपका आ गया 3, है ना। अब आपको इन दोनों का सीन देखना है कि मतलब इन दोनों का HCF क्या होगा। तो इन दोनों को जो मैक्सिमम वैल्यू काटेगी वो 60 काटेगी, है ना। देखो एक बार चेक करके देखो, 120 और 300 को बड़ी वैल्यू, क्योंकि आपको HCF निकालना है, तो 120 और 300 को कौन काटेगा? 60 काटेगा। अब 60 तो ऑप्शन में है नहीं। अब आपको चेक करना है कि 60 किस किस से कट सकता है। 60 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 8 से तो कटेगा नहीं, और 12 से कट सकता है ना। अब 12 डेफिनेटली इसको भी काट देता है, इसको भी काट देता है, लेकिन इसको नहीं काटता 12। तो 12 ऑप्शन खत्म हो गया। 2 तो खैर सभी को काटेगा, इनको भी सभी को। बट 4 की अगर हम बात करें तो 4 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, और सभी को काटता है। तो मैक्सिमम 4 हुआ या 2 हुआ? मैक्सिमम 4 हुआ, तो दैट विल बी द राइट आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। ओके, तो आपने सबसे पहले डिफरेंस निकाला 120 और 300। 120 और 300 को जो मैक्सिमम वैल्यू काटती है वो 60 काटती है। अब 60 के अंदर ही HCF बैठा होगा। अब HCF ढूंढने का तरीका सिंपल है कि आप चेक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस की बात करूं तो 60 को काटने वाला बस 8 ही नहीं था, बाकी 2 4 12 थे। 12 के अगर मैं उठाता हूं तो 12 चलो इसको भी काट देता है, इसको, लेकिन इनको नहीं काट पाता। तो 12 मतलब HCF नहीं होगा। अब 2 और 4 में आपकी बात बनी, तो 4 बड़ा है या 2 बड़ा है जो इनको काटने वाला है? भाई 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, तो बड़ा तो 4 हुआ ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ली जाएगी, तो 4 विल बी द HCF, राइट। ओके, इसको पढ़िए। इसने बोला कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो 5/8, 4/7, 3/5 और 1/3। कैसे पता करें कौन बड़ा कौन छोटा? तो मैंने बताया था पिछले जो आपकी वीडियो गई है, तो माइनस कर देंगे आप, 5 बटे आप 3 कर लेंगे, 4/3, ये भी 3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और 1/3। पता है कैसे हो रहा है? नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस हो रहा है, तो 8 - 5 नीचे 3 आएगा, ऊपर कुछ नहीं चेंज हो रहा है।
7 में से 4 गए 3, 5 में से 3 गए 2, इस तरीके से। तो इसे आप करेंगे तो यह आ जाएगा 1.6, इसे आप करेंगे तो ये 1.3, इसे आप करेंगे 1.5, और यह आ जाएगा पॉइंट कुछ। ग्रेटेस्ट पूछा है तो ग्रेटेस्ट इनमें कौन सा हो, यही वाला, वो पहले वाला, तो 5/8। तो 5/8 आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई, या सबसे बड़ा मान हो गया। तो आपको पहले इसको इस तरीके से करना है, इसको डिविडेंडो बोलते हैं, और फिर उसके बाद आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्नों में बदल, मतलब बेसिकली पॉइंट्स में बदलना है। पॉइंट्स में बदलने के बाद आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। 2400 की राशि पर 2 वर्ष 4 महीने में 460 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर बताओ। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल मिल गया 2400, आपको टाइम मिल गया 2 साल 4 महीने का, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो, 2 साल तो ठीक है, 4 महीने को 4/12, तो 2 + 1/3, और जिसका फाइनल मतलब हुआ 7/3। और आपको जो SI मिल रहा है वो 460 मिल रहा है। तो SI का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। हाँ जी, तो SI का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, PRT/100। SI है 460, प्रिंसिपल है 2400, और R मुझे निकालना है, और टाइम है 7/3। नीचे 100 तो चल ही रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। और तो कुछ नहीं होएगा, ये हो जाएगा 3 से 8 बार, 4 से, तो नीचे 14 आ जाएगा, 115/14, ये R की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 115 को 14 से भाग करते हैं, ये जाएगा लगभग 8 बार। 115 को 14 से भाग करते हैं, 8 बार जाएगा, 8 × 4 = 32, हाँ 112। तो बस 83/14, तो रेट ये रहा होगा। ठीक है ना। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो टाइम है उसको बदलना है। टाइम एक बार अगर बदल जाए तो काम हो जाएगा, और ये तो जिंदगी की बात है कि टाइम बदल जाए तो काम हो जाएगा। तो टाइम बदलने का जो सीन है वो आपको अप्लाई करना है ना, तो उस पर फोकस करना है। ठीक है, चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। अंजलि एंड मंजू टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो अंजलि और मंजू दोनों 5 दिनों में काम को कर सकती हैं, और जो अंजलि है वो मंजू से दोगुनी कामदार है, तो अंजलि मंजू से दोगुनी है। 2:1 का रेशो एफिशिएंसी का, है ना। अब बात को समझते हैं। अब मुझे बताइए, अंजलि अगर 2 काम करती है और एक काम करती है, तो दोनों मिलकर 3 काम करती हैं, और 5 दिन तक काम किया इन्होंने, तो टोटल वर्क आ गया 15। आपका क्या आ गया, टोटल वर्क। और एफिशिएंसी तो यही रहेगी 2:1 की, अंजलि और मंजू की। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंजलि कितने दिनों में करेगी, तो 2 से अंजलि 15, 2 काम रोज करती है और 15 काम उसने करने हैं। 15 काम अगर 2 के हिसाब से अंजलि करेगी तो कितना टाइम लेगी, 7.5 दिन चल रहा है, क्या चल रहा है, 8 दिन। 7.5 दिन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। आइए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 1/6 की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। द लॉस ऑफ 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो लॉस है भाई 1/6 किसका, SP का। तो आप SP को इसके नीचे ले जाओ, तो इसका मतलब ये हो गया CP, लॉस और SP। लॉस आपको 1 रुपए का है, SP 6 का है, तो CP तो 7 रुपए रहा होगा ना। क्यों, सोचो, लॉजिक लगाओ। 7 रुपए की चीज रही होगी, 1 रुपए का लॉस होगा, जब तो 6 की बेचोगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस है 1 का, CP है 7 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, आइए ट्राई करते हैं। एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, अब कीमत को वास्तविक कीमत पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो कार में प्राइस में कितना इंक्रीज हो गया बताइए, 25% का। तो 25% का इंक्रीज हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 100 से चीज कहां पहुंच गई होगी, 125। अभी कह रहा है कि भाई उसका प्राइस दोबारा वहीं पे लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा परसेंटेज में। तो परसेंटेज में आपको 125 से 100 पर आना है, तो डिफरेंस तो 25 ही है, लेकिन आना कहां से इस बार, 125 से, और इंटू 100। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20%। 20% आपके इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ओके, पढ़िए। एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? पहली बात तो 10 मिनट में कितने किलोमीटर चलती है? 10 किलोमीटर। तो पहले स्पीड निकाल लें। देखिए 10 किलोमीटर चलती है, लेकिन ये जो 10 मिनट है इसको घंटों में बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये तो पता है ना आपको स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो ये मैंने ऊपर डिस्टेंस लिख दी, टाइम लेकिन मुझे घंटों में लिखना पड़ेगा। तो 10 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, ये वाला 10 से 10 कट जाएगा, 60 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड जो आ गई वो 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है। अब इसने बोला कि अगर मैं इस स्पीड को 20 कम कर दूं, तो इसको अगर मैं 20 कम करता हूं तो मेरी नई स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, और इससे मैं सेम डिस्टेंस कवर करता हूं। तो 40 से मुझे 10 किलोमीटर करना है, तो मेरा टाइम आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से तो मेरा क्या आंसर देखने को मिलेगा बताइए? ये आ गया 1/4 आवर, और इसमें अगर मैं 60 की मल्टीप्लाई कर लूँ तो 15 मिनट। तो इसका मतलब अब ये ट्रेन 15 ही मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लेगी। राइट, कर सकते हैं। ओके, इसको पढ़िए। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। ऑब्वियसली बात है, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है भाई? 15% का। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाई? 25% का। और इसका एमपी कितना है बताइए? 2100 का। उसी भी पूछा है, अभी के अभी आपने क्वेश्चन किया था सेम। 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। 25% का मतलब होता है 1/4। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, डिस्काउंट का मतलब कमी होना, 17/20। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे लिया जाता है, तो 5/4। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अगर हम बात करते हैं एमपी की वैल्यू 2100 है, तो यहाँ रख सकते हैं, तो 2100 इंटू 17/20, और ये बराबर आ गया सीपी 5/4। 4 से आप 5 बार काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 से फिर काट सकते हैं। 84 इंटू 17 है ना? तो ये करना है 7 चौक 28, अंत में 8 इसी के आ रहा है, तो ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? कर पाएंगे? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। जॉइन एक बैंक से 6% वार्षिक ब्याज दर पर एक कुछ राशि उधार ली। यदि उसने 5 वर्ष के अंत में 20,000 का भुगतान करके अपना ऋण चुकता किया तो उसके द्वारा ली गई राशि बताओ। ठीक है ना? अब समझो, देखो रेट चल रहा है 6% का, टाइम चल रहा है 5 साल का, और आपको जो पैसा वापस करना है वो करना है 20,000। मतलब 20,000 आपने किया है, तो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा। और निकटतम हजार का मतलब पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आ सकती है लगभग में, है ना? तो क्या करना होगा समझते हैं। सिंपल है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100 की पार्टी। अमाउंट आपको 20,000 देना है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं, और रेट है आपका 6%, 6/100, और 5 की बात चल रही है। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसे 1.06 ऐसे लिख सकता हूं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, मतलब इसमें कैलकुलेशन काफी अच्छी रहेगी। तो P आ गया 1.06 की पावर 5। ये तो बात हुई। अब कैसे इसको करें, क्योंकि 1.06 की पावर 5 को वैल्यू को क्या हम समझें, ये सारा खेल है। तो आइए समझते हैं। तो इसका मतलब 10106, 106, 106 और 106, ये करना होगा हमें, मल्टीप्लीकेशन करनी होगी ना, क्योंकि भाई 106 कितनी बार आएगा? 5 बार। तो अब देखिए आप कहेंगे सर ये क्या जीवन है? यही जीवन है इस क्वेश्चन का। तो मल्टीप्लाई करिए, 36, 6, 000, और ये आपका आ गया 106। तो ये आ गया 6, 3, 6 और 6 12, ये 4 पर पॉइंट लगेगा, तो ये 1.12 आ गया। सिमिलरली ये भी 1.12 ही आएगा। हाँ जी, क्लियर है? ओके। अब आप करेंगे 1.12 और 1.12 की मल्टीप्लाई, जो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 112, 112 की गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 12544। इसमें भी 4 पे पॉइंट लगेगा, तो ये 125 आ जाएगा। समझ रहे हो गेम को? इनकी मल्टीप्लाई करने पर 1.25 आ जाएगा। अब इसमें 106 की गुणा करनी है फाइनली।
5 अंक 30, 5 एकम 5, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 और 106, 0 5 4 5 11 और एक 12, तो ये आ गया अब इसमें फिर से 4 पे लगेगी तो 1.32। तो एक्चुअली फाइनली इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.32, है ना, और इधर चल रहा है 20,000। अब मुझे देखना, ध्यान से गौर से सुनना, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मुझे 1.32 से 20,000 डिवाइड करना है ना, तो 20,000 के नीचे 1.32 आएगा, पॉइंट लगा के ऊपर 0 लगा लेता हूँ, 2 और 4 से कट कर लेता हूँ, तो 4 पंजे 20, 3 0, 1 2 3 4 5 और 4 तिया 12, 4 तिया 12। 50,000 को मुझे 33 से भाग करना है, 33 एकम 33, 170 बच जाएगा, 5 बार जाएगा, तो जो भी 15 से आंसर शुरू हो रहा है वही मेरा आंसर है। समझ में आई बात? तो भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा कि पेपर में अगर ये आता है तो इसको कैसे डील करना है ना, आपके पास टाइम की फिर से बोल रहा हूँ कोई कमी नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन को वहां पे डील करिएगा। बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, जिसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, अब एक आध तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना जिसके हमें ऊपर काम करना है, तो इसकी ये कैलकुलेशन है, इसको बढ़िया सवाल तरीके से आपको डील करना है। ठीक है, ओके, समझिएगा। चलिए इसको बात करते हैं। राम और श्याम के वेतन का अनुपात इतना है, राम और श्याम के वेतन में 2600 की वृद्धि की जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। सबसे पहले बताइए राम और श्याम का सैलरी है कितनी? राम की 8 और श्याम की 5, तो यहाँ पे आप एक्स मान लिखते हैं। दोनों की में ही कितने की वृद्धि हो गई? 2600 इसमें बढ़ गया, 2600 इसमें बढ़ गया, तो रेशो हो गया 15 और 11 का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई, तो ये 88x हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई मत करिए, यहाँ लिख लीजिए बस मल्टीप्लाई, ऐसी 15 की कर लीजिए 75x, और यहाँ भी आप मल्टीप्लाई लिख लीजिए। अब आप क्या करिए, 75 को इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा बताइए, 13। ओके, और इधर आप इसको माइनस में ले जाइए, तो 2600 इंटू 15 माइनस 2600 इंटू 11, तेरे से कट कर दीजिए 200 और 200, तो बस आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 3000 और ये आपका आ गया 2200, तो एक्स की वैल्यू 800 आ गई। आ गई। पूछ कर है व्हाट इज द सैलरी ऑफ श्याम, तो श्याम की सैलरी क्या थी, ये थी, 5 में आप 800 की गुणा कर दीजिए, शाम की सैलरी आ गई 4000। ठीक है, कर पाएंगे? ओके, चलिए 161 और 207 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो 161 और 207 का आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका है, आप डिफरेंस कर दीजिए, इनका अंतर निकाल लीजिए, ये आपका आ गया 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 6 4, 46 आ गया। अब ये जो 46 आया है, या तो 46 ही एचसीएफ होगा, नहीं तो 46 के अंदर क्या बैठा होगा, एचसीएफ बैठा होगा। 40 तो दिख नहीं रहा, तो 40 को आप ब्रेक करेंगे, तो आप 2 से ब्रेक करेंगे, 23 आ गया। 23 एक प्राइम नंबर है, डेफिनेटली 23 ही इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 480 है किलोमीटर। एक कार ए से अपने मूल गति से 3/5 से चलना शुरू करती है और बी पर अपने निर्धारित समय से 80 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कार की मूल गति ज्ञात करें। सबसे पहले इसको ए से बी जाना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर, तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात ही इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, जो हमें समझनी है। तो उसने बोला ए ने अपनी मूल गति से 3/5, इसका क्या मतलब है मूल गति से 3/5? इसका मतलब यूजुअल स्पीड जो थी वो 5 थी, लेकिन अभी वो किससे चल रहा है, 3 से, तो यूजुअल 5 है और अभी की स्पीड है आपकी 3। स्पीड ये है तो टाइम का रेशो क्या होगा, 3 5। स्पीड्स और टाइम का रेशो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो अगर वो 5 3 होगा तो वो 3 5 होगा। फिर इसने बोला कि वो बी जो है वो 80 मिनट लेट हो जाती है, तो यहां से कितनी लेट है, 2, तो 2 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 मिनट, जिसको आप 2 घंटे भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो यूजुअली उसको कितने घंटे लगते थे, 2 घंटे। पूछ क्या रहा है ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड यूजुअल टाइम से ही तो पूछेगा,
तो उस वो 2 घंटे में नेचुरली 480 किलोमीटर जाया करती थी कार। आपको अब स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 480 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है, तो 240 की स्पीड रही होगी कार की। ये मुद्दा है। तो यहाँ आपको ये समझना है। लॉजिक समझ में आया? बढ़िया सवाल है, मतलब बढ़िया सेंस के करना तो है ही। ठीक है, चलें आगे। आओ पढ़ो। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 बचे? तो अब किससे डिवाइड कर रहे हैं? 15, 30 और 45, और आपको रिमाइंडर चाहिए 8। तो सबसे पहली बात तो कि अगर आपको इनसे डिवाइड करना है, इनसे बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए तो इनका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम निकालना बड़ी बात नहीं है। अगर आप 45 को ध्यान से देखें तो 45 15 से तो कट ही जाता है, 30 के साथ थोड़ी दिक्कत है, लेकिन 45 का 90 कर दें, 45 दूनी 90, तो सभी से कट जाता है, 90 आ गया एलसीएम इनका। अच्छा, एलसीएम आ गया इनका 90। तो अगर ये नंबर एन निकालना है तो एन निकालने का तरीका ये है कि जो एलसीएम है उसमें आप रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, तो 90 + 8, तो आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करिए। फिर सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जो इतने इतने को विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेष छोड़े। ठीक है, इतने इतने को डिवाइड करने पर इतना इतना शेष छोड़े ना। ठीक है, तो आप किन किन को डिवाइड कर रहे हैं? 216 को, 358 को और 454 को, इनको डिवाइड कर रहे हो। कितना कितना शेष छोड़े? 9, 13 और 17। तो देखिए, कोई नंबर है जो इनको डिवाइड करता है तो इतना इतना रिमाइंडर छूटता है। तो अगर मैं इस रिमाइंडर्स को इसमें से माइनस कर दूं इन नंबर्स में से, तो फिर वो एन से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो 9 को माइनस कर देता हूँ, 9 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 207। हाँ, इसको 13 माइनस कर देता हूँ तो ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 4, 345। 17 माइनस कर देता हूँ तो 7, 3, 437, ये आ गया। अब हमें इनका निकालना है एचसीएफ, तो आप डिफरेंस मेथड लगाएंगे। पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ 207, 345 और 437। तो पहले इनका डिफरेंस करता हूँ। 15 में से 7 के कितने बचेंगे? 8, फिर 3 और फिर 1, 138 आ गया। इनका डिफरेंस निकालता हूँ। 7 - 5 2, 13 - 4 9, 92 आ गया। अब इनका भी डिफरेंस निकाल लेता हूँ। 8 में से 2 गए 6 और 13 में से 9 गए 4, 46 आ गया। लेकिन 46 तो किसी को भी नहीं काटता, 46 का ब्रेक कर लेता हूँ। 23, 23 इसको भी काटता है 4 बार, 23 इसको भी काटता है, 23 इसको भी काटता है, 23 इसको भी काटता है, 23 इसको भी काटता है। तो 23 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर। और 23 ही किसकी वैल्यू हो गई? एन की। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि किन्हीं नंबर्स को डिवाइड करने पर, डिवाइड कर रहे हैं आप एन से और आपका रिमाइंडर बचा जा रहा है 9, 13, 17, तो आप पहले ही रिमाइंडर्स को माइनस कर दीजिए। फिर जो भी नंबर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 207, 345, 437 आए हैं, तो ये फिर उस एन से डिवाइड होते होंगे। और एन से अगर ये डिवाइड होते होंगे, सुबह सुबह का समय है भाई, थोड़ा समझे करो बात को, चाय वाय पियेंगे, काम बनेगा फिर, है ना। तो बेसिकली क्या होगा? तो एन जो होगा वो एचसीएफ होगा, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, चलो। राम और गंगा की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, तो ठीक है। इनकम का, राम और गंगा, इनकम का रेशो है 3:4 और इनके खर्चों का रेशो बताइए क्या है? 2:3। और जो सेविंग करते हैं ये भी 2000 करता है और ये भी 2000 करता है। ठीक है ना। अब बात को समझते हैं। तो भाई क्या करना है? इस 3 को पकड़ना है, शॉर्टकट मेथड है। इस 3 में मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को पकड़ना है, इस 2 में मल्टीप्लाई करना है। 3 × 9 4 दूनी 8, इनका अंतर लेफ्ट में रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में, 4 की क्रॉस 2 में, तो ये आएगा 9, ये आएगा 8, इनका डिफरेंस 1 है। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2000 में करनी है, 3 की मल्टीप्लाई इस 2000 में करनी है, तो 2 दूनी 4000, 3 दूनी 6000, इनका भी अंतर, तो वो आ गया यहाँ पर। तो 1 की वैल्यू 2000 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 2000 आ जाती है, हाँ, तो 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू 2000, तो 3 की वैल्यू 6000 और 4 की वैल्यू कितनी? 8000 आ गई। ये इनकी सैलरी आ गई कि 6000 रुपये बेसिकली
सैलरी रखता होगा, और जी जो है क्या नाम है इसका दूसरे का, गंगा, वो 8,000। तो आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर, उनकी कुल आय, इनकी टोटल इनकम और इनके टोटल खर्चे का रेशियो पूछ रहा है। टोटल इनकम कितनी हो गई, 8 और 6 14,000। वैसे इसकी जरूरत क्या थी भाई, है भाई, अब टोटल इनकम हो गई 4 और 3 7, और टोटल खर्चा हो गया 5। अब पागलपने की बात, इसकी जरूरत ही नहीं थी, सीधे हो जाता है तो क्वेश्चन। बट चलो ठीक है, हमें कुछ पता भी लग गया, हमें कुछ बातें ही पता लग गई, करना क्या है। भाई क्या हो गया ये, ओह ये क्या हो गया, कहाँ थे भाई हम, हाँ, लेकिन हमें कुछ बातें ही पता लग गई। ठीक है, करना क्या है, कैसे करना है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना, ज़रूरत थी नहीं, बट ठीक है जो भी है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीने की योजना में एक्स का निवेश किया जो 12% रिटर्न देता है, अंततः उसे निवेश राशि से 12,000 रुपये अधिक मिले। एक बार बताओ तुम मुझे कि 12% का रिटर्न देता है और 12,000 ही अधिक मिले, तो 12% की वजह से ही तो मिले। 12% की वैल्यू कितनी हो गई, 12,000। तो 12% को आप 12/100 लिख सकते हैं। इधर तो 12,000 चल ही रहा है, 12 से काटेंगे 1,000 बार कटेगा, 1,000 गुणा 100 तो 1,00,000। तो ये आपकी वो पैसे आ गए जिसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो 12% की वजह से 12,000 मिले, ज्यादा क्यों मिलते, 12% का प्रॉफिट हुआ, तो बस उसके बराबर करना है। पढ़ो, किसी राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, 5% अधिक दर पर लगाया जाता तो उसे 270 रुपये अधिक ब्याज मिलता। देखो फिर से वही बात, 270 रुपये अधिक क्यों मिलता, क्योंकि 5% तुमने दर को क्या करा है, अधिक करा है। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए 5% अधिक ब्याज दर रही, इसी वजह से तुम्हें 270 अधिक मिला, ये तो नहीं मिलता। 15% की जो वैल्यू है वो 270 है, 15% होता है 3/20 बराबर 270, 3 से कट कर लीजिए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। यही वो पैसा है जिसकी बात हो रही थी, तो आंसर आ गया 1800। तो इस लॉजिक को समझिए कि एक्स्ट्रा का मतलब क्या है। साल फिक्स थे, एक्स्ट्रा पहले कुछ भी रेट रहा होगा, एक्स्ट्रा रेट 5 बढ़ा, उसी की वजह से आपको 270 एक्स्ट्रा मिले, तो मिलते ही नहीं ना कभी, तो ये मुद्दा है। ठीक है, ओके पढ़ते हैं इसको। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों की अवधि में 2400 की राशि 3650.10 हो जाती है। प्रिंसिपल कितना है बताइए, 2400, और अमाउंट कितना हो जाता है, 3650.10। 3 साल का समय है, आपसे रेट की दरखास्त की जा रही है, क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चन होता है तो आपको ये प्रिंसिपल पता लग गया, अमाउंट पता लग गया, टाइम पता लग गया, सबसे पहले आप सी आई निकालेंगे। तो सी आई क्या होगा, 3,650.10 में से आप 2400 को माइनस करेंगे, कर लेते हैं 0,521, तो ये आ गया 1250.10। ठीक है आ गया, ये सी आई आ गया। ओके, अब हमने मेथड का यूज करना पड़ेगा, लमसम मेथड का, तो आइए यूज करते हैं। लमसम मेथड में हम लगाते हैं इस पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो 2400 रुपये 3 साल, रेट आपको नहीं पता, अपॉन 100, तो ये आपका आ गया 72, हाँ 72 आर, है ना। अब आर की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर जो आप इसके पास पहुंच जाए 1250 के, है ना। अब अगर आप, मैं ऑप्शन भी उठाता हूँ तो ऑप्शन मुझे देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में अगर उठाता हूँ, मान लो 12, 12 7 84, 12 दूनी 24, 1000 पे पहुंचूंगा नहीं, 13 14, अच्छा ऐसी वैल्यू पहुंच रही है जो इसके नियर बाई पहुंच जाऊं, क्योंकि अब इस तरीके से मूवमेंट करना है। या 72 से 1250 को भाग भी करके देख सकते हो। 1250 को अगर मैं 72 से भाग करूं, एक बार जाएगा, 3 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 5 और 0। हाँ, अब जाएगा ये कितनी बार, 5 बार, 6 बार, 7 6 42, 6 बार चला जाएगा, 7 बार, 6 बार, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, हाँ, तो लगभग 6। अब ऑप्शन 16 तो है नहीं, है ना, तो डेफिनेटली कितनी बार जाएगा, 15 बार, क्योंकि ऑप्शन कहीं भाई ऐसा तो है नहीं वैल्यू। तो मेन मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप यहाँ पे लमसम मेथड का यूज करते हैं, तो या तो ऑप्शन उठाइए या फिर आप इस वैल्यू से
72 से इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके यहाँ पे 16 वैल्यू होगी, क्योंकि फिक्स वैल्यू 15 पे बैठेगी। अगर आप 72 और 15 की गुणा करें, 15 दूनी 30 होते हैं, 15 सत्ते 105, 105 और 3 कितने होते हैं, 105 और 3 हो जाते हैं 108, 1080। अब आप कहेंगे 1080 सर ये क्या बात हुई? 1080 बात हुई क्योंकि बात 3 साल की चल रही है। तो 1080 तो सिंपल इंटरेस्ट आया, लेकिन उसमें 3 साल पे इंटरेस्ट लगेगा तभी तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो दैट्स द मेन रीजन कि 3 साल में वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 15%। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अगर आप एक बार समझ जाओ तो। ठीक है, ओके, इसको पढ़ो। ये और भी व्यक्तिगत रूप से काम को 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर बी 1 अक्टूबर को काम शुरू करता है तो एकांतर रूप से काम करते हैं। ठीक है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। अच्छा ध्यान रखना, बी ने काम शुरू करा है तो सबसे पहले बी आएगा और 3 वर्क कर देगा, फिर ए आएगा 4 वर्क कर देगा। तो 7 काम आपका 2 दिनों में हुआ। 7 से आप 60 के पूछेंगे तो 56 काम करा लीजिए। 8 की गुणा आपको करनी होगी दोनों तरफ, तो 16 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, 56 काम हो गया। टर्न आएगा बी का, बी 3 काम कर देगा और फिर 1 दिन और ले लेगा। समझ आ रहा है? टर्न बी का आएगा क्योंकि बी ने शुरू करा था। ओके, अभी भी एक काम बचा हुआ है, उसका टर्न किसका आएगा? ए का, तो फिर एक उसको पूरा करेगा इस तरीके से। तो देखा जाए तो 17 दिन बीत गए। 1 अक्टूबर को काम खत्म करा तो 17 अक्टूबर तो हो ही गए, और 17 और 18वें अक्टूबर में काम आपका टोटल फिनिश होगा। तो आपका राइट आंसर आएगा काम किस दिन फिनिश होगा? 18 अक्टूबर को। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि शुरू किसने किया था काम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सिंपल है, कर लोगे इसे, बोर्ड मास लगा लोगे। इसमें बोर्ड मास लगाना है, कर लेना, हो जाएगा, नहीं हो तो देख लेना। इसको पढ़ो। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। 25% लड़के और 36% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या है? 6:5। तो आप इसको 600 और 500 लिख लो। 25% लड़के, तो 25% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, और नॉन स्कॉलर कितने होंगे फिर? 75%। ऐसी लड़कियों में 36% लड़कियों को मिलती है स्कॉलरशिप, तो नॉन स्कॉलर कितनी होंगी? 64%। क्वेश्चन पूछ रहा है छात्र न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। 600 का 75%, तो 600 का 75% का मतलब होता है 3/4, और 500 का 64% तो निकालना ही पड़ेगा। 4 से कर लेते हैं, तो 450 तो लड़के हो गए, और 320 लड़कियां हो गई। इनको जोड़ लेते हैं, तो 770 टोटल नॉन स्कॉलर हो गए। टोटल कितने हो गए? 1100 इंटू 100। 70% आपका इसका राइट आंसर आ गया। हो जाएगा, डन है, ओके। दो संख्याओं का औसत 24 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 29 है। अरे भैया कर लेने से, ठीक है ना। 2001 में कारखाने का उत्पादन 30% घटा, लेकिन 2002 में उत्पादन 25% बढ़ा। तो 2 वर्षों में उत्पादन में परिणामी परिवर्तन क्या होगा? पहले घटा 30% और फिर बढ़ा। तो पहले केस ये है, दूसरा केस ये है, दोनों को कंबाइन करना है। क्या लगेगा? नेट इफेक्ट लगेगा। नेट इफेक्ट आप जानते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। तो माइनस का 30 प्लस का 25, यहाँ प्लस ही आएगा इस जगह पर, फिर माइनस का 30 इंटू प्लस का 25 अपॉन 100। यह आ गया माइनस का 5, 25 से 4 बार, 2 से 15, 2 से 2, और माइनस का 7.5, तो माइनस का 12.5। और ये माइनस आया तो आप इसे बोलेंगे डिक्रीज, है ना। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सरकार, तो 50 हमने पूरे कर लिए। ठीक है, इसके आगे चलेंगे। फाइल आपको मिल चुकी है, मैंने तो बेस्ट तरीके से क्वेश्चंस को समझिए और समझिए। ठीक है भैया, करो 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 करो, अब तो पढ़ने का समय है, बस उसको दबा के दबा के दबा के दबा के
ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। अच्छा, जो टेस्ट है वो एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है ना? तो लिंक इसमें टेलीग्राम का नीचे है ही है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी क्लास में टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रॉपरली हो रहे हैं, तो वो भी आप समझिए। और कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मतलब मिल तो सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया से पूछना है, काम को करना है, ठीक है ना? चलो ऑल द बेस्ट।